दूसरी तरफ आरव और रेहान आरजू को गुस्से में घूर रहे थे। रेहान, तूने मुझे कब लड़कियों के साथ देखा है? आरजू, ईशू ने कहा। आरव, क्या कहा ईशू ने? आरजू, यही कि आप दोनों की गर्लफ्रेंड्स हैं। दोनों ने एक साथ? क्या? इसीलिए आज पुलिस? आरजू भी इतराते हुए अपने बालों से खेलने लगी। असल में ये उन लोगों का कोड था। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मतलब खतरा और धमकी मतलब कोई पीछा कर रहा है। ईशानी ने बड़ी सफाई से आरजू को मैसेज दिया और आरजू ने भी सनी के सामने ही कर्नल राठौड़ को सारी इंफॉर्मेशन दे दी, लेकिन किसी को भी कोई शक नहीं हुआ। रेहान, वो सब तो ठीक है, लेकिन पापा को क्यों फोन किया? आरजू, वो असल में ना, वो सनी को वहां देख लिया था मैंने, और उसने मेरे वहां से निकलते ही वापस से रीडायल का बटन दबाया। मुझे तो पहले ही शक था, इसीलिए। वैसे भी कभी कभी बच्चों को माँ बाप की डांट सुन लेनी चाहिए, है ना? वो भी सच में। आरजू ने भाव खाते हुए कहा तो रेहान उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ा और आरव उन दोनों की लड़ाई देखते हुए हंस रहा था। अचानक उसे कुछ सूझा। एक मिनट गाइस, तूने कहा कि सनी तेरे पीछे था और वो तेरी बात सुन रहा था, और तेरे जाने के बाद उसने रीडायल करके चेक किया? हाँ, मैंने छुप के देखा था। क्या बात है आरव, तो इतना परेशान क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों को हम पर या फिर उन दोनों पर शक? ओह शिट, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब हमें ज्यादा सावधानी से काम करना होगा। हमें उन दोनों को बता देना चाहिए और उन पर हमारी नजर भी होनी चाहिए हर समय। एब्सोल्युटली। उस दिन के बाद पांचों होशियार रहने लगे और हर छोटी बड़ी बात एक दूसरे से शेयर करते रहते, कभी कभी कोड्स के जरिए तो कभी नोट्स और किताबों के जरिए। सनी और अनाया ने भी अपने गलत काम रोक दिए थे और फिलहाल उनका सारा ध्यान उस इंसान को ढूंढने में था जिसकी वजह से उन्हें बार बार नुकसान उठाना पड़ रहा था। शांति से 15 दिन बीत चुके थे, लेकिन सबको पता था कि ये तूफान से पहले की शांति है और इसीलिए सब चौकन्ने थे। एक दिन क्लास में अचानक नरगिस की तबीयत खराब हो गई और उसे चक्कर आने लगे, तो ईशानी एक दो और लड़कियों के साथ उसे डॉक्टर के पास लेकर गई। क्लास के बाद आरजू रूम में आई तो ईशानी वहाँ पे नहीं थी। फिर वो नरगिस के रूम में गई तो वो वहाँ भी नहीं थी। काफी समय बीता लेकिन वो वापस नहीं आई, तो आरजू को चिंता हुई, लेकिन चूंकि अनाया उसके साथ रूम में ही थी तो उसे लगा शायद नरगिस की तबीयत ज्यादा खराब है, इसीलिए वो लोग वापस नहीं आए। रात में डिनर के समय नरगिस को वहाँ देखकर वो नरगिस से उसकी तबीयत और ईशानी के बारे में पूछती है। इस पर नरगिस कहती है, तुम्हें हमारी इतनी चिंता क्यों हो रही है? हम तो राइवल्स हैं ना। वैसे भी तो तुम्हें मौका चाहिए होता है हमें नीचा दिखाने का। आज भी तुम इसीलिए आई हो, है ना? आरजू, नरगिस बस करो। तुम्हें पता भी है कितनी देर हो गई है और ईशानी अब तक अपने रूम में नहीं आई है। कैसी दोस्त हो तुम? तुम्हें उसकी जरा भी फिक्र नहीं है। नरगिस, सही कहा तुमने, वो मेरी दोस्त है, तुम्हारी नहीं, तो तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? अब जाओ। अजीत, सही कहा तुमने, वो तुम्हारी दोस्त है लेकिन मेरी बहन है, तो अब सीधे सीधे बताओ कहाँ है मेरी बहन? क्या हुआ है उसे? अनाया, ओ कम ऑन यार, अब उस जैसी लड़कियों का क्या भरोसा? होगी अपने किसी आशिक के साथ। एक जोरदार तमाचे की आवाज। अजीत ने खींच कर उसे एक जोर का थप्पड़ मारा और कहा, मेरी बहन के बारे में एक भी गलत शब्द नहीं। सनी, क्या बात है राठौड़ साहब, मतलब आप करें तो मजे से, हाँ, और हम कुछ कह भी नहीं सकते। आरव, ओए, ज्यादा चपड़ चपड़ की ना तो मुंह तोड़ दूंगा। अनाया, यार आज के ऑपोजिशन वाले कुछ ज्यादा फिक्र नहीं कर रहे हमारे दोस्त की, हाँ? मैटर क्या है भाई? वार्डन, मैटर ये है कि हमारे स्कूल के एक स्टूडेंट गायब है और उसे आखिरी बार नरगिस, पूजा और प्रिया के साथ देखा गया था। अब तुम तीनों शराफत से बता दो कि ईशानी कहाँ है और उसे क्या हुआ है, वरना। तीनों लड़कियां घबरा जाती हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कहें। तब अनाया कहती है, सॉरी मैम, मुझे पता है आपसे छुपाना नहीं चाहिए था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ईशानी किसी बाहर के लड़के से छुप छुप कर मिलती थी। पिछले हफ्ते हमने देखा था उन दोनों को। मैंने उसे समझाने की कोशिश की तो उसने वादा किया कि वो ये सब छोड़ देगी, लेकिन अजीत, तूने फिर अपनी बकवास की। वार्डन, अजीत, बिहेव योरसेल्फ। नरगिस, पूजा और प्रिया भी अनाया की बातों में मिर्च मसाला लगाकर बोलती हैं। उनकी बातें सुनकर अजीत और आरव गुस्से से बौखला जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ लड़कों ने पकड़ रखा था, इसीलिए वो कुछ कह नहीं पा रहे होते।
वो सब ईशानी के बारे में ढेर सारी घटिया बातें करते हैं, जिससे वार्डन और बाकी वहाँ मौजूद लोगों को यकीन हो जाता है कि ईशानी एक बुरी लड़की है और वो अपनी मर्जी से कहीं गई है। लेकिन तभी वहाँ कर्नल राठौड़ कुछ पुलिस वालों के साथ आते हैं और उन सबको घेर लेते हैं। उन्हें देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तब कर्नल राठौड़ नरगिस और दोनों लड़कियों के पास आते हैं और उन्हें गन पॉइंट पर लेकर कहते हैं, हमारे यहाँ लड़कियों को देवी का दर्जा दिया जाता है, हम पूजते हैं उन्हें, इसीलिए हम आप लोगों पर हाथ नहीं उठा सकते। आप हमारे लिए बेटी की जैसी हैं। ईशानी हमारे लिए बेटी से बढ़कर है। इसलिए इससे पहले कि हम बंदूक की गोलियां तुम पर खत्म करें, सच बोल दो। पूजा, जी जी वो हमें मूवी देखनी थी ना, तो अनाया ने आइडिया दिया कि हम बीमारी का बहाना बनाकर जा सकते हैं। ईशानी भी हमारे साथ ही थी, लेकिन जब हम उसे हमारे प्लान का पता चला तो तो वो बहुत गुस्सा हो गई थी और वापस चली गई। उसके बाद हम लोग मूवी देखने चले गए। वापस आने के बाद वो हमें कहीं मिली नहीं। कर्नल राठौड़, कहाँ छोड़ा था तुम लोगों ने उसे? प्रिया, जी मेन गेट के पास छोड़ा था। 3 तमाचे और तुम तीनों की वजह से आज वो मुसीबत में है और तुम लोग उसकी मदद करने के बजाय उसी के कैरेक्टर पे उंगली उठा रही थी। वार्डन ने उन तीनों को उनके झूठ और लापरवाही के लिए अच्छे से उनकी क्लास लगाई और तुरंत उनके पेरेंट्स को फोन करके बुलाया। कर्नल साहब साथ आए इंस्पेक्टर को सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए बोलते हैं। उनके साथ आए 2-3 ऑफिसर्स बाकियों से पूछताछ करने में लगे थे। तभी रेहान और आरजू दौड़ते हुए आए। असल में जब पहली ही बार अनाया ने ईशानी के बारे में उटपटांग बोलना शुरू किया, रेहान समझ गया कि ये उन लोगों का ही काम है। उसने धीरे से आरजू को इशारे से बाहर बुलाया। चूंकि सबका ध्यान उन लोगों की बातों में था, तो किसी को पता ही नहीं चला और उन दोनों ने पहले कर्नल साहब को फोन किया और फिर सारी जगहों पर उसे ढूंढने लगे। रेहान, सॉरी मामा साहब, लेकिन वो स्कूल की बिल्डिंग में नहीं है। आरजू, प्लेग्राउंड और ऑडिटोरियम में भी नहीं है। आरव, तुम लोगों ने स्कूल के पीछे वाले गार्डन में चेक किया? रेहान, वो वहां भी नहीं थी। अजीत,